हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपक सिंह है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा डिबेट है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की जो विनिमय दर है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एक्सचेंज रेट, या तो फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक जो देश की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसके आयात निर्यात में जो विनिमय दर का एक अहम रोल होता है, उसमें उसकी विनिमय दर फ्लेक्सिबल हो या तो फिक्स्ड हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये विनिमय दर अर्थात एक्सचेंज रेट होता क्या है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हम $1 इजकल टू 70 रुपीज बताते हैं। तो एक फॉरेन करेंसी के एक यूनिट में जब हम इंडियन करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, या जिस रेट पे एक्सचेंज करते हैं उसे ही हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो $1 इजकल टू 70 रुपीज यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भारत की विनिमय दर जो है अमेरिका के साथ या अमेरिका के डॉलर के साथ कैसी है। वो तीन प्रकार से होती है विनिमय दर बच्चों। सबसे पहले होती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बच्चों इसमें विनिमय दर जो है वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है। मतलब बाजार की शक्तियां हैं, डिमांड और सप्लाई। जैसे जैसे हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, और डिमांड कम होगा तो भी चेंज आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में समय समय पे करेंसी की वैल्यू या करेंसी के एक्सचेंज रेट में फेर बदल या उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो संस्था है या सरकार है वो क्या करती है, एक वैल्यू पे फिक्स कर देती है एक्सचेंज रेट को। जैसे $1 इजकल टू 70 रुपीज। ठीक है, अब $1 इजकल टू 70 रुपीज अगर सरकार ने फिक्स कर दिया कि ना तो इसमें कोई भी बदलाव हो डिमांड सप्लाई में, बाजार में कोई बदलाव हो, तो इनके ऊपर, इनकी मूल्य पर, इनकी करेंसी एक्सचेंज रेट पर कोई बदलाव नहीं होगा। कहने का मतलब करेंसी की वैल्यू को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद बच्चों आता है पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि शुरुआत में करेंसी को फिक्स किया जाता है, लेकिन समय आने पे अगर हमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है हमारे आर्थिक विकास के लिए, तो हम इसको फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल कर देते हैं। कहने का मतलब कि शुरुआत में वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन जैसे ही लगता है कि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हम इसको डिवेल्युएट कर देते हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आखिर हम इसमें परिवर्तन क्यों करते हैं। तो जो विनिमय दर होती है बच्चों, उसका व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, मान लीजिए कि मैं यहां पे लिख रहा हूं $1 इजकल टू 50 रुपीज। कहने का मतलब कि ये एक विनिमय दर है कि $1 में 50 रुपए के बराबर हमने करेंसी की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि अगर कोई विदेशी अमेरिकन है, अगर हमें $1 देता है तो हमसे 50 रुपए की चीज खरीद कर ले जाता है। लेकिन मान लीजिए कि रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है, $1 इजकल टू 40 रुपीज हो गया। ठीक है, तो अब हमें वो $1 देगा, लेकिन कितने की चीज खरीद के ले जाएगा, केवल 40 रुपए की। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही उसको परचेज करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि जहां वो $1 में पहले 50 रुपए की चीजें खरीदता था, अब वह $1 में केवल 40 रुपए की चीज खरीदेगा। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस है तो उसमें वो हमसे परचेज करना बंद कर देगा, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। लेकिन एक बेनिफिट है, पहले हमें अमेरिकन गुड्स के लिए $1 की गुड्स के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे, तो अब हमें केवल 40 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारा एक्सपोर्ट तो नीचे जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उसी में देखें तो हमारा जो इंपोर्ट है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं अगर डिवैल्यूएशन हो गया, $1 इजकल टू 70 रुपीज हो गया। अब उसी अमेरिकन को $1 देने में जहां पहले 50 रुपए की चीज लेनी पड़ती थी, वहीं अब उसे केवल उसे 70 रुपए की चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो यहाँ पे एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए इंडियन गुड्स काफी सस्ता हो गया है पहले की तुलना में। लेकिन हमारा इंपोर्ट जो है वो घट जाएगा। क्यों, पहले हमें 50 रुपए देने पड़ते थे $1 की गुड्स के लिए, अब देने पड़ेंगे 70 रुपए। इस प्रकार से विनिमय दर का किसी भी देश के व्यापार पर, अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष जो होता है, ठीक है, वो प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि विनिमय दर आया आया कहां से। ठीक है, चलिए, तो इसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर करेंसी कैसे आई, ये करेंसी का इतिहास क्या है। तो बच्चों, करेंसी का इतिहास ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले जब पेपर करेंसी आई, तो बच्चों वो केवल एक रिसीट होता था। ठीक है, एक रिसीट होता था, क्योंकि इस पेपर की एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं होती है। आपके जेब में 500 रुपए, उसकी वैल्यू 2-3 रुपए के आसपास होगी और कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि
केंद्रीय बैंक आपसे बताता है कि आपके पास अगर ये पैसा है तो आपकी इतनी वैल्यू होगी। इसी प्रकार से उस समय कोई बैंक और कोई इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं करता था। उस समय क्या होता था, मतलब कोई बैंक या इंस्टीट्यूशन वादा नहीं करता था। उस समय उस करेंसी की वैल्यू को सिल्वर या गोल्ड के साथ में टाई किया जाता था। ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड की जितनी कंटेंट वो करेंसी रखेगी, उतने की कमोडिटी वो क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो देखेंगे बिल्कुल ऐसा रिलेशन था। सोने से कोई कमोडिटी खरीदो, उसके बदले में सीधा ये हो सकता था कि आप उस करेंसी से उस कमोडिटी को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करेंसी नोट लॉजिकली और कुछ नहीं था, एक रिसीट था जो इक्विवेलेंट गोल्ड के साथ में था। आप सोना मत ले जाइए, उसके बदले उतनी की रिसीट लेके जाइए, मतलब करेंसी, और आप अपने अपने कमोडिटी को खरीद सकते हैं। अब ये आया कब, तो इसका प्रचलन बहुत तेजी से 19th सेंचुरी में हुआ, 19वीं सदी में हुआ, जब गोल्ड स्टैंडर्ड को सभी देशों ने अपनाया। ठीक है, इसमें गोल्ड को फिक्स कर दिया जाता था करेंसी की वैल्यू के साथ में। ठीक है, तो प्राइस ऑफ गोल्ड फिक्सिंग, ठीक है, गोल्ड का जो मूल्य था वही करेंसी के मूल्य को फिक्स करता था। और इसी आधार पर जैसे कि देखेंगे, तो यहां पे देखिए जब ये चीज फिक्स की गई तो उस समय देखा गया कि 1 पाउंड, ठीक है, जो आपका पाउंड होता था उसके बदले में $4.86 होता था। तो 1 पाउंड इक्वल टू $4.86, ये क्या शो करता है कि जो पाउंड है उसमें गोल्ड का जो कंटेंट है वो 4.86 टाइम ज्यादा है। तो अगर किसी करेंसी में गोल्ड का कंटेंट ज्यादा होता था तो उसकी वैल्यू दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में ज्यादा हो जाती थी। इस प्रकार से विनिमय दर जो थी वो ज्यादा कुछ नहीं था, एक्सचेंज रेट बहुत कुछ नहीं था, बल्कि वो रेशियो था गोल्ड कंटेंट और करेंसी के बीच में। ठीक है, लेकिन दो विश्व युद्ध आए, इनके बीच में जो द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1933 में, ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड को चेंज करके मॉडिफाइड गोल्ड स्टैंडर्ड या डॉलर सिस्टम लेकर आया गया। इस सिस्टम के अंतर्गत डॉलर जो था वो फिक्स करता था प्राइस गोल्ड का। तो डॉलर ने बोल दिया कि भाई $35 पर ओंस, ठीक है, ये एक मेजरमेंट की, एक वेट की यूनिट होती है, ठीक है, 28 पॉइंट समथिंग ग्राम के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो पर ओंस $35 फिक्स कर दिया गया। ठीक है, और सभी देशों ने क्या किया, अपनी करेंसी को इसके साथ में जोड़ दिया, डॉलर के साथ में। ठीक है, लेकिन ये सभी चीजें कुछ समय तक चली, फिर 15 अगस्त को, ठीक है, 1971 को, ठीक है, आपके रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट है अमेरिका के, ये आते हैं और इन्होंने इस पूरे सिस्टम को एंड कर दिया। बोला कि आज से जो करेंसी होगी वो फिएट करेंसी के रूप में वर्क करेगी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि फिएट मनी होता क्या है। ठीक है बच्चों, फिएट मनी एक ऐसा मनी होता है, ठीक है, जो कि किसी गोल्ड या सिल्वर से टाइड नहीं होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू को उसके जो इंस्टीट्यूशन जो इशू करता है वो फिक्स करता है और लोगों के विश्वास पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो ऐसी करेंसी जो उस देश के सेंट्रल बैंक ने इशू की है, लेकिन उसमें गोल्ड और सिल्वर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई कमोडिटी का कोई रोल नहीं है, तो उसे हम कहते हैं फिएट करेंसी, जैसा कि आज हमारे पास है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब फिएट करेंसी आई, जब सेंट्रल बैंक ने उसके रेट को इस्टेब्लिश किया, ठीक है, तो यहां से आ जाता है क्या, द वर्ल्ड फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वॉज बॉर्न। और यही बच्चों फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आते हैं। क्लियर है, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो अब जो एक्सचेंज रेट था वो बिटवीन करेंसी होता था, ठीक है, ना कि रेशियो में फिक्स किया जाता था गोल्ड कंटेंट के। ठीक है, इस प्रकार से जब ये चीजें हमारे सामने देखने को मिलती हैं, तो फिर नोबेल प्राइज विनर मिल्टन फ्राइडमैन और मोंडेल के आइडियोलॉजी को या उनकी थॉट को हम कैसे न डिस्कस करें। ठीक है, मिल्टन फ्राइडमैन का ये कहना था, ठीक है, कि भाई इन्होंने सबसे पहले बोला था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी किसी इकोनॉमी को शॉक आता है तो वो उसे इंसुलेशन प्रोवाइड करते, जिस प्रकार से एक कार जो है वो शॉक को एब्जॉर्बर करती है। शॉक एब्जॉर्बर एक कार में लगा होता है, शॉकर आपने समझा होगा। ठीक है, कार कहीं गड्ढे में जाती है तो वो बचाता है आपको झटके देने से या कार को झटके लगने से। तो इस प्रकार से किसी भी इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब भी रिसेशन आएगा तो ये उससे कम से कम बचाता है। ठीक है, मतलब उसके रिसेशन को रोक नहीं सकता, तो उसके इफेक्ट को क्या कर देता है,
कम कर देता है। ये मिल्टन फ्राइडमैन जो नोबेल प्राइज विनिंग थे, इनका मानना था। लेकिन उसी जगह पे देखते हैं कि मुंडेल का भी अलग था। मुंडेल ये कहते थे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बड़े देशों में कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर बड़े देशों में भारत और अमेरिका की बात करते हैं, तो भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों में जो होता है रीजन पे इंपैक्ट होता है। आप समझ रहे हैं इनका कहने का मतलब क्या था? जैसे मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में बूम आया, ठीक है? तो इंडिया में बेंगलोर और हैदराबाद जो कि आईटी सेक्टर का गढ़ है, ठीक है? तो यहाँ पे बूम आ जाएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रो कर जाएगी। लेकिन अगर सेम टाइम में जहाँ आईटी सेक्टर में बूम आया है, वहीं पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर ड्रॉप आया, तो चाइना में स्लंप होगा, सॉरी चेन्नई में स्लंप होगा, ठीक है? चेन्नई में क्या हो जाएगा? स्लंप हो जाएगा। तो एक भारत में जहां चेन्नई ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है, जहां पे आईटी और आईटी का प्रोड्यूसर बेंगलोर और हैदराबाद है, तो आईटी में अगर बूम आया तो इन दोनों को फायदा होगा, लेकिन ऑटोमोबाइल में अगर ड्रॉप आया तो चेन्नई को लॉस होगा। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बस ये कहना चाहा कि एवरी स्टेट, इवन फॉर द एवरी रीजन, एक बैंक को क्या करना चाहिए? अपना एक्सचेंज रेट फिक्स करना चाहिए। कुछ लोगों ने इसको नाम दिया रिडक्शियो एड एब्सुडम। ये लैटिन एक शब्द है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत ही बेतुका लॉजिक रहा, ठीक है? इसका कोई अर्थ नहीं है। अब हर एक स्टेट, हर एक सिटी अगर अपना एक्सचेंज रेट फिक्स करने जाएगी तो उसका तो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाएगी। पता चला बेंगलोर का अलग है, हैदराबाद का एक्सचेंज रेट अलग है, चेन्नई का अलग है, दिल्ली का अलग है, अहमदाबाद का अलग है। तो ऐसे तो एक बैंक जो मैनेज करने जाएगी तो उसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। और मान लीजिए अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करेंसी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो उसका बेनिफिट इनको नहीं मिल पाएगा। जैसा कि हम लोग मानते हैं कि बेंगलोर ने फिक्स कर दिया $1 = 50, ठीक है? चेन्नई ने फिक्स कर दिया $1 = 60। अब इस महीने में अगर कोई भी फ्लक्चुएशंस आते हैं तो इनका बेनिफिट इनको नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि आईटी सेक्टर हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? भारत आईटी सेक्टर को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब तक क्या होता था कि हम बहुत सारी कार को बाहर से मंगाते थे। हमारे यहाँ विदेशी कारें बहुत बिकती थी, ठीक है? जैसे हुंडई है, ठीक है? फोर्ड है। तो ऐसी जो चेन्नई में इनके सेक्टर थे, तो हम अगर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके रहेंगे। तो मान लीजिए बेंगलोर और हैदराबाद के लिए हमने डिवैल्यूएशन कर रखा है, $1 = 80 कर रखा है, ठीक है? और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जो सेक्टर है चेन्नई का, और वहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, तो पता चला कि हम अपनी डोमेस्टिक कारों को और आगे ले जाने के लिए, ठीक है, हम अपने या फिर हम इंपोर्ट करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से कार को, तो हम अपने इंपोर्ट को सस्ता बनाने के लिए वहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर देंगे? $1 = 50 कर देंगे। अब फिक्स कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुंडेल के थॉट में अच्छा है कि इस प्रकार से बेनिफिट होगा। लेकिन मान लीजिए कि आईटी एक्सपोर्ट तो ठीक है इंडिया का जा रहा है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक महिंद्रा, टाटा ये राइज करने लगी, ठीक है? तो हम अपने इन इंडस्ट्री को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, लॉस होगा। और कोविड के टाइम में जहां पे आईटी का एक्सपोर्ट भी एक जगह थम सा गया था, उस जगह पे भी हमें लॉस होता, ठीक है? इसको हमें बहुत अच्छे से अगर समझना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। मुंडेल को फादर ऑफ यूरो कहा जाता है, यूरोजोन। ये आपको यूरोप का मैप दिख रहा होगा, ठीक है? पूरे यूरोप में एक ही यूरो जो करेंसी है वो चलती है, ठीक है? लेकिन अभी रिसेंट में देखा गया ये जो ग्रीस है ये रो रहा है, ठीक है? क्योंकि सेम चीज जैसे मुंडेल ने बोली थी इंडिया में, सॉरी जैसा हमने इंडिया के संदर्भ में देखा, वैसा ही ये ठीक आइडियोलॉजी हमने कहाँ पे देखी थी? अभी मुंडेल ने जो डिस्कस किया था ये यूरोप में भी सेम अप्लाई है। अब यूरोप में जो देश बहुत अच्छे हैं, जिनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, उनको तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये देश रोमानिया, सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, इसमें ग्रीस आपका आपका बहुत बेटर करंट का एग्जांपल है कि ग्रीस को हाई डेफिसिट हुआ, बहुत बड़े लेवल पे क्राइसिस हुआ। अब ग्रीस अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करने के लिए उसे अपनी मुद्रा या करेंसी को डिवेल्युएट करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं कर सकता है क्योंकि यूरो जोन में है। तो यूरो जोन का जो एक अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिल गया कि इसका जो एक निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल गया, उस प्रकार से अगर हम बोले तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी देश की करेंसी को फिक्स्ड कर दे। मान लीजिए भारत की करेंसी को $1 = 50 फिक्स कर देते,
ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आज नहीं किया तो आज हम क्या देखते हैं कि 25% क्या है, डेप्रिसिएशन है। हम इस पे बस शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने इसको फिक्स कर दिया होता तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था सोशल मेल्ट डाउन, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन के बीच में होती। आज हम रो रहे होते और इससे उबर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मैं मानता हूं कि मुंडेल की जो थ्योरी है उसको फेवर कर सकते, माइट बी बेस्ट, ठीक है, अच्छा हो सकता है। लेकिन जो सेकेंड बेस्ट वर्ल्ड है, करेंसी जोन है, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबल करेंसी, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे डिमांड और गुड्स के डिमांड और सप्लाई में बदलाव होने से अगर हम अपनी करेंसी में बदलाव कर सकते हैं तो यह समय समय पे हमारी इकोनॉमी को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो ये इनवैल्यूएबल है। इस प्रकार से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या होता है, काफी अच्छा होगा, ठीक है, खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।